आगे हम बात करते हैं बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व। जैन साहित्य में इसे श्रोणिक कहा गया। बिंबिसार मगध के आरंभिक हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार करके अपना शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति को मजबूत किया तथा उसने 3 विवाह किए। उसकी प्रथम पत्नी कोसल राज की पुत्री व प्रसेनजीत की बहन महाकौशल थी। इस विवाह से कौशल के साथ उसकी शत्रुता समाप्त हो गई। उसकी दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलेना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया, और तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा थी। विभिन्न राजकुलों में वैवाहिक संबंध बनाने के कारण बिंबिसार को अत्यधिक राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली थी। मगध की वास्तविक शत्रुता अवंती से थी, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, और इसके राजा चंडप्रद्योत महासेन का बिंबिसार से युद्ध हुआ था, परंतु दोनों ने अंत में मित्रता बन जाना ही उचित समझा। जब चंडप्रद्योत को पीलिया रोग हुआ, तब बिंबिसार ने अवंती राज के अनुरोध पर अपने पैदराज या राजवैद्य जीवन को उज्जैन भेजा। बिंबिसार ने अंग देश के शासन ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसे अपने राज्य में मिला लिया था। मगध की पहली राजधानी राजगीर थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। प्रद्योत अवंती के राजा थे, उदयन वत्स के, जबकि यहाँ पे प्रसेनजित कौशल के, और अजातशत्रु मगध का था। अजातशत्रु की बात करते हैं, जो कि 492 ईसा से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक इसका राज शासन काल चला। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार स्थापित किया था, इसलिए इसे पितृहंता भी कहते हैं। वह बौद्ध एवं जैन दोनों मतों का पोषक था। उसके शासनकाल में 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था, और इसके शासन काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया। ये कई बार परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या की। पहले इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। किसने? अजातशत्रु ने। अब अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र, जिसका नाम क्या था? उदयन ने इसकी हत्या की, और अपने संपूर्ण शासन काल में उसने विस्तार की आक्रमण नीति या फिर आक्रामक नीति को अपनाया था। इसने लिच्छवी में फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा एवं अंत में उन पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया, और उसने स्वतंत्रत्व को नष्ट कर डाला, और उसने पत्थर फेंकने वाले युद्ध यंत्र का इस्तेमाल किया। उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था। अजातशत्रु के द्वंद्वियों में अवंती का शासक अधिक शक्तिशाली था। अवंती के राजाओं ने कौशाम्बी के वंश को हराया था, और अब वे मगध पर आक्रमण करने की धमकी दे रहे थे। अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी की थी। इसके जीवन काल में अवंती को मगध पर आक्रमण करने का अवसर नहीं मिला। अब हम बात करते हैं उदयन की। 460 से लेकर के 444 ईसा पूर्व अजातशत्रु के पश्चात उसका पुत्र उदयन, जो कि 460 से लेकर के 444 ईसा पूर्व मगध के सिंहासन पर बैठा। उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया था। मगध का साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। उदयन के बाद उसके 3 पुत्र, जिसे अनिरुद्ध, दूसरा था मुंडक, और तीसरा था नागदशक, ने क्रमवार राज्य किया। पुराणों अथवा कथाकोश में नागदशक का नाम दर्शक मिलता है। इसके पश्चात जनता ने इस पितृहंताओं के कुशासन को उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया। इसी में
शिशुनाग वंश की नींव रखी। अब हम बात करते हैं शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। शिशुनाग वंश 412 से 398 ईसा पूर्व। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था और इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना था। इसने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित की थी। अब हम बात करते हैं कालाशोक, उपनाम जिसका काकवड़, 394 से लेकर के 366 ईसा पूर्व तक। इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर ली। इसके बाद पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और राजधानी के समीप घूमते समय किसी व्यक्ति ने छुरा घोंपकर कालाशोक की हत्या कर दी थी। इस वंश का अंतिम शासक महानंदिन या फिर इसको नंदवर्धन था। शिशुनाग के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ और ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। अब हम बात करते हैं नंदवंश की। नंदवंश 344 से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक। इस वंश का संस्थापक महानंदन या इसको महापद्मनानंद भी कहते हैं, जिसने नंदवंश की स्थापना की थी, परंतु एक शूद्रदासी पुत्र महापद्मनानंद ने इसकी हत्या कर दी। नंदवंश में कुल 9 राजा हुए। इसी कारण उन्हें नंदवंश या फिर नववंश का कहा जाता है। महाबोधि वंश में उनके नाम जो है वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है उग्रसेन, जिसको महानंदिन, दूसरा था पांडुक, तीसरा था पांडुगति, चौथा था भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोभी साणक और दशासिद्धिका, कैव्रत और धनानंद। इसमें उग्रसेन को पुराणों में महापद कहा गया। शेष 8 उसी के पुत्र थे। महापद्मनानंद 344 से लेकर के 322 ईसा पूर्व महापद्मनंद ने स्वयं को एक राट कहा था। यह संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने सर्वप्रथम कलिंग विजय की तथा वहां एक नहर खुदवाई, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारबेल ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में किया था। इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया था। व्याकरणाचार्य पाणिनि इसमें इसके मित्र थे। यह निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। पुराणों में इसे सर्वक्ष त्रांतक की उपाधि दी गई थी। अब हम बात करते हैं आगे। इसी का पुत्र था धनानंद। महापद्मनानंद के 8 पुत्रों में धनानंद सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा था। धनानंद के समय में 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्थिति का लाभ उठाकर चाणक्य की मदद से धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की। इसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद शासन जैन मत के पोषक थे। धनानंद के जैन अमात्य शकटाल और स्थूलभद्र थे। उपवर्ष बरुचि एवं कात्यायन जैसे विद्वान नंद काल में उत्पन्न हुए थे। नंद शासक धनी और शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि इसकी सेना में लगभग 2 लाख पैदल सैनिक और 20,000 घुड़सवार और 3,000 से लेकर के 6,000 तक हाथी शामिल थे। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली। मौर्य वंश के शासनकाल में मगध का वैभव अपने शिखर पर पहुंच गया था। मगध की सफलता के कारण इस काल में भारत के सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिंबिसार, अजातशत्रु एवं महापद्मनानंद जैसे अनेक साहसी और महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयास से हुई थी। लौह युग में मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत उपयुक्त थी, क्योंकि लोहे के समृद्ध भंडार, मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर से दूर नहीं थी।
समृद्ध खनिज भंडारों की सुविधा के कारण मगध के शासक अपने लिए प्रभावशाली शक्ति हथियार तैयार कराने में सफल हुए। मगध के दोनों राजधानियां, प्रथम राजगिरी और द्वितीय पाटलिपुत्र, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। राजगिरी 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरी थी, इसलिए यह अभेद था। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी तथा पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर पर घाघरा नदी गंगा में मिलती थी। चारों ओर से नदियों द्वारा घिरे होने के कारण पटना की स्थिति भी अभेद थी। इसे सोन और गंगा पश्चिम और उत्तर की ओर से तथा पुनपुन दक्षिण और पूर्व की ओर से घेरे हुए थी। इस प्रकार पाटलिपुत्र सही रूप में जल दुर्ग था। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में अनेक प्रकार के चावल पैदा होते थे। प्रयाग से पश्चिम के क्षेत्र की अपेक्षा यह प्रदेश कई अधिक उपजाऊ था। यहाँ के किसान पर्याप्त अनाज पैदा कर लेते थे और भरण पोषण के बाद भी उनके पास पर्याप्त अनाज बचता था। शासक कर टैक्स के रूप में अतिरिक्त उपज को एकत्रित कर लेते थे। मगध के शासकों ने नगरों के उत्थान और धातु के बने सिक्के के प्रचलन से लाभ उठाया था। सैनिक संगठन के विषय में मगध को एक विशेष सुविधा प्राप्त थी। भारतीय राज्य घोड़े और रथ के उपयोग से भली भांति परिचित थे, किंतु मगध पहला राज्य था जिसे अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नंदों की सेना में 6000 हाथी थे। तो ये था पूरा मगध साम्राज्य, और इसके बाद आगे आएगा आपका यूरानी और मकदूनिया आक्रमण, जो कि हम आगे की अगली वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि इस वीडियो में आपको क्या सीखने को नया मिला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका ईरानी और मकदूनिया आक्रमण। ठीक है। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।